आप सभी का अभिवादन। काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास का हम अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ हमने आचार्य मम्मट कृत काव्य के प्रयोजन, काव्य के हेतु, काव्य का लक्षण ये पढ़ा और उसके पश्चात हम काव्य भेद पढ़ने लगे। काव्य भेद में हम प्रथम भेद उत्तम काव्य या ध्वनि काव्य जिसे कहा जाता है उसका अध्ययन कर चुके हैं पिछले वीडियो में। अब आज के इस वीडियो में हम काव्य के शेष बचे हुए दो भेदों का अध्ययन करेंगे। देखिए, काव्य प्रकाशकार मम्मट ने काव्य का दूसरा भेद किया है गुणीभूत व्यंग्य काव्य अथवा मध्यम काव्य। क्या कहते हैं? अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम व्यंग्येतु मध्यमम। अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम व्यंग्येतु मध्यमम, ये उन्होंने मध्यम काव्य अथवा गुणीभूत व्यंग्य काव्य की परिभाषा दी है। लेकिन ये आपको पता है और पता होना चाहिए कि हमारी जो शास्त्रीय परंपरा है उसमें बात को सूत्र रूप में कहने का बहुत अधिक महत्व है। इसीलिए पूरे सूत्र साहित्य का निर्माण किया गया और जो भी वेद के महत्वपूर्ण विषय थे उनको सबको सूत्रात्मक शैली में वहाँ पर संक्षिप्तीकरण उनका किया गया। यही सूत्रात्मक शैली आपको व्याकरण पढ़ते समय भी दिखाई देगी, जहाँ एक मात्रा भी अतिरिक्त व्याकरण प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि अर्धमात्रा लाघवेन पुत्र जन्मोत्सव मन्यते। जो व्याकरण है उनका जो मन का भाव या उनकी जो प्रवृत्ति रहती है वह यह रहती है कि यदि कहते समय हमने आधी मात्रा का भी लाघव कर दिया, आधी मात्रा भी बचा ली, तो यह बहुत बड़े उत्सव के तुल्य मान लिया जाना चाहिए। तो इसलिए अत्यंत सूत्रात्मक शैली में कहते हुए उन्होंने जो पूर्व में कहा उसको कहीं भी पुनरावृत्ति नहीं की और बात को लंबा कहने की अपेक्षा संज्ञाएं बना दी, ताकि उन संज्ञा का नाम लेकर जो विहित कर्म है उसे कहा जाए। अर्थात जैसे कह दिया नदी संज्ञक को गुणादेश होता है या भ संज्ञक को लोप होता है, तो वहाँ पर नदी संज्ञा और भ संज्ञा दो उन्होंने संज्ञाएं बना दी और स्पष्ट कर दिया कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी, कौन कौन सी धातुएं और कौन कौन सी प्रक्रियाएं यहाँ पर सन्निहित हैं। इसी प्रकार की जो सूत्रात्मकता है वह संपूर्ण शास्त्रीय परंपरा में दिखाई देती है। यहाँ भी कारिका और वृत्ति में उसका स्पष्टीकरण करना, यह इसी सूत्र शैली को ही एक तरह से मान्यता देता है। तो यहाँ पर जब इन्होंने गुणीभूत व्यंग्य काव्य अथवा मध्यम काव्य का लक्षण किया, तो उस लक्षण को समझने से पहले वापस हमें जो पूर्ववर्ती इसी कारिका का जो प्रथम चरण है जहाँ इन्होंने ध्वनि काव्य की परिभाषा दी थी उसे एक बार फिर स्मरण करना पड़ेगा। वहाँ ध्वनि काव्य की परिभाषा देते हुए कहा गया, इदम उत्तमम अतिशायिनी व्यंग्ये वाच्याद। वाच्याद वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ के अतिशयिनी अतिशयित होने पर इदम यह काव्य उत्तमम उत्तम काव्य होता है। अर्थात वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ जहाँ प्रधान है वहाँ उत्तम काव्य है। और अब यहाँ क्या कहते हैं? अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम। अतादृशी जो वैसा नहीं है वह गुणीभूत व्यंग्यम गुणीभूत व्यंग्य काव्य कहलाता है। अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम व्यंग्येतु मध्यमम। अतादृशी व्यंग्ये व्यंग्यार्थ के उस प्रकार का न होने पर, अतादृशी उस प्रकार का न होने पर गुणीभूत व्यंग्यम गुणीभूत व्यंग्य काव्य होता है और यही मध्यमम मध्यम काव्य है। या ऐसे कह लीजिए, व्यंग्ये व्यंग्यार्थ के अतादृशी उस प्रकार का न होने पर मध्यमम मध्यम काव्य होता है और यह गुणीभूत व्यंग्य काव्य भी है। पर्यायवाची हैं दोनों। काव्य प्रकाशकार ने उसे मध्यम काव्य कहा है और ध्वनिकार ने अर्थात आनंद वर्तनाचार्य ने उसे गुणीभूत व्यंग्य काव्य कहा है। दोनों का तात्पर्य एक ही है। अब यहाँ पर समझना होगा अतादृशी का तात्पर्य, तो उसे वृत्ति में स्पष्ट करते हैं। अतादृशी इसका तात्पर्य है वाच्याद अनतिशायिनी, जो वाच्यार्थ की अपेक्षा
अनतिशायी है, अर्थात जो अतादृशी व्यंग्य व्यंग्यार्थ के उस प्रकार का न होने पर, किस प्रकार का न होने पर, वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ के अतिशयित होने पर उत्तम काव्य होता है। और जो वैसा नहीं है, अर्थात वह व्यंग्यार्थ जो वाच्यार्थ से अतिशयित नहीं है, अर्थात वह वाच्यार्थ की अपेक्षा निम्न कोटि का है, वाच्यार्थ की अपेक्षा गौण है, वह हो गया मध्यमम, मध्यम काव्य अर्थात गुणीभूत व्यंग्य काव्य। फिर समझ लीजिए, अतादृशी का तात्पर्य वाच्याद अनतिशायिनी, वाच्यार्थ की अपेक्षा जो अनतिशायी है अर्थात जो गौण है, जो वाच्यार्थ से अतिशयित नहीं है, क्योंकि यदि अतिशयित होता तो उत्तम काव्य हो जाता, और वैसा नहीं है अर्थात अतिशयित नहीं है, अर्थात अनतिशायी है, अर्थात गौण है, तो वह मध्यम काव्य कहलाएगा, और उसे ही हम गुणीभूत व्यंग्य काव्य भी कहते हैं। तो उत्तम काव्य में वाच्यार्थ गौण है और व्यंग्यार्थ की प्रधानता है, व्यंग्यार्थ चमत्कारी है, अतिशयित है। लेकिन मध्यम काव्य में जो व्यंग्यार्थ है वह गौण है, अनतिशायी है, और जो वाच्यार्थ है वह व्यंग्यार्थ की अपेक्षा अतिशायी है, वह व्यंग्यार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। व्यंग्यार्थ गौण है, वाच्यार्थ प्रधान है, व्यंग्यार्थ अनतिशायी है, वाच्यार्थ अतिशयित है, तो वहाँ पर मध्यम काव्य होता है। स्पष्ट हो गया आपको? अतादृशी से उत्तम काव्य के लक्षण को याद कीजिएगा, और उसी को यहाँ वृत्ति भाग में इन्होंने स्पष्ट किया। वाच्यार्थ अनतिशायिनी, जो वाच्यार्थ की अपेक्षा अनतिशायी है अर्थात निम्न है, वाच्यार्थ प्रधान है और व्यंग्यार्थ गौण है, तो वह मध्यम काव्य होता है, जिसे हम गुणीभूत व्यंग्य काव्य भी कहते हैं। तो कारिका स्पष्ट हो गई, और उसके नीचे वृत्ति में केवल अतादृशी को ही समझाया है, क्योंकि श्रेष्ठ जो शेष जो पद हैं उन पदों में कुछ भी नहीं है। गुणीभूत व्यंग्यम नाम है, मध्यमम ये भी नाम है, और व्यंग्य यह अतादृशी से जुड़ता है, दोनों में सप्तमी का प्रयोग है। व्यंग्यार्थ के अतादृशी, अतादृश होने पर, उस प्रकार का न होने पर, अर्थात वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ के अतिशयित न होने पर अर्थात अनतिशायी होने पर मध्यम काव्य होता है। अब यहाँ पर इन्होंने काव्य प्रकाशकार ने इसे मध्यम काव्य कहा या गुणीभूत व्यंग्य काव्य कहा, तो इसका उद्गम, जैसे हमने उत्तम काव्य की परिभाषा पढ़ते समय भी पढ़ा था कि उसे ध्वन्यालोककार ध्वनि काव्य कहते हैं, उत्तम काव्य कहते हैं। काव्य प्रकाशकार ने उसे उत्तम काव्य कहा और ध्वन्यालोककार ने उसे ध्वनि काव्य कहा, और यहाँ पर भी काव्य प्रकाशकार उसे मध्यम काव्य कहते हैं और ध्वन्यालोककार उसे गुणीभूत व्यंग्य काव्य कहते हैं। लेकिन दोनों के कहने का मंतव्य दोनों ही भेदों में एक समान है, या हम ये भी कह सकते हैं कि काव्य का जो भेद है मम्मट पर पूरी तरह से आनंदवर्धनाचार्य की छाप है। आनंदवर्धन ने जिस तरह से काव्य के भेदों को कहा है, बिल्कुल उसी प्रकार से मम्मटाचार्य जी ने भी काव्य के भेदों को कहा है। ध्वनिकार ने इसी गुणीभूत व्यंग्य काव्य के संदर्भ में कहा है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको ये कहा था कि जो काले रंग से लिखा हुआ है वह आपको समझाने के लिए है, वह पुस्तक का मूल पाठ नहीं है। पुस्तक का मूल पाठ नीले वर्णों से, नीले रंग से लिखे हुए वर्ण ही है। तो यहाँ समझाने के लिए ही ये आपको बताया जा रहा है कि ध्वनिकार के अनुसार, ध्वनिकार ने कहा है व्यंग्यार्थस्य प्राधान्ये ध्वनि संज्ञितः काव्य प्रकारः। व्यंग्यार्थ के प्रधान होने पर ध्वनि नामक काव्य प्रकार होता है, और गुण भावे तो उसी ध्वनि के गौण हो जाने पर, गुणीभूत हो जाने पर गुणीभूत व्यंग्यता होती है, अर्थात गुणीभूत व्यंग्य काव्य होता है। इनके नाम से ही स्पष्ट है, जहाँ ध्वनि की प्रधानता है वह ध्वनि काव्य है, और जहाँ पर व्यंग्यार्थ गुणीभूत हो गया है, गौण हो गया है, वह गुणीभूत व्यंग्य काव्य है। तो गुणीभूत व्यंग्यम एव मध्यमम, जो गुणीभूत व्यंग्य काव्य है वही मध्यम काव्य है। यह काव्य प्रकाशकार का भी मंतव्य है। अब यहाँ पर मध्यम काव्य के लिए, जिस प्रकार उत्तम काव्य के लिए उदाहरण दिया था, उसी प्रकार से मध्यम काव्य के लिए भी उदाहरण देते हैं।
ग्राम तरुणं तरुण्या नववंजुल मंजरी सनाथकरं पश्यन्त्या भवति मुहुर्नितरां मलिना मुखच्छाया। ये सब उदाहरण आपको याद करने हैं। उत्तम काव्य के उदाहरण के लिए आपको निशेष च्युतचंदनम वाला पद याद रखना है, याद करना है, और मध्यम काव्य के लिए या गुणीभूत व्यंग्य काव्य के उदाहरण के रूप में आपको ये वाला पद्य भी याद करना है। देखिए क्या कहा गया है यहाँ पर, ग्राम तरुणम तरुण्या नव वंजुल मंजरी सनाथ करम। नव, नवीन, वंजुल, वंजुल कहते हैं बेंत को, या अशोक के लिए भी कहा जा सकता है। अशोक के वृक्ष के लिए भी वंजुल का प्रयोग होता है। प्रायः सामान्यतः बेंत के लिए, बेंत बांस जिसे कहते हैं, उस बेंत के लिए वंजुल का प्रयोग होता है। तो नव वंजुल मंजरी, नवीन बेतस की, वंजुल की, अशोक की, अथवा वंजुल भी लिखा जा सकता है। नवीन वंजुल की लता की मंजरी से, सनाथ करम, कर हाथ, और सनाथ युक्त, सनाथ होना, उनसे युक्त होना, तो हाथ है युक्त जिससे, किससे, नव वंजुल मंजरी, नवीन वंजुल की मंजरी से युक्त हाथ वाले। ग्राम तरुणम, ग्राम के उस तरुण को, मुहु पश्यन्त्या, मुहु बार बार, पुनः पुनः, पश्यन्त्या देखती हुई, तरुण्या जो तरुणी है, युवती है, उसके मुखच्छाया, मुख की छाया, नितराम मलिना भवती, अत्यधिक मलिन, भवती हो रही है, हो गई है। फिर देखिए, नव वंजुल मंजरी सनाथ करम, नवीन वंजुल की मंजरी से युक्त हाथ वाले, ग्राम तरुणम गांव के युवक को, मुह पुनः पुनः बार बार, पश्यन्त्या देखती हुई, तरुण्या जो तरुणी है, युवती है, उसके मुखच्छाया, मुख की छाया, नितराम मलिना भवती, बहुत अधिक, नितराम अत्यधिक मात्रा में या बहुत अधिक, मलिना मलिन भवती हो रही है। यहाँ पर वस्तुतः दत्त संकेत स्थल है बेंत का लता कुंज। किसी युवती ने किसी युवक को दत्त संकेत स्थल बताया कि बेंत की लताओं का जो कुंज है वहाँ पर मिलेंगे। किसी कारण से जो युवती है वह वहाँ पर नहीं पहुँच पाई, और जो युवक है उसने लंबे समय तक वहाँ प्रतीक्षा की, और फिर उस युवती को बताने के लिए वह वहाँ से बेंत की जो मंजरी है उसको तोड़कर ले आया है, और युवती के घर के सम्मुख जाकर वह उस बेंत की मंजरी जो है उससे युक्त हाथ वाला वहाँ खड़ा हो गया है। अब जो युवती है, उस युवती ने जब उस युवक को मंजरी से युक्त हाथ, मंजरी के साथ देखा, तो उसे इस बात का स्मरण हो आया कि वह दत्त संकेत स्थल था, उसे वहाँ पहुँचना था, और वो नहीं पहुँच पाई, लेकिन प्रतीक्षा करते हुए जो नायक है वह बेंत की मंजरियों को लेकर अब उसके सम्मुख आ गया है। तो वहाँ न पहुँच पाने की जो पीड़ा है या क्षोभ है, या जो भी भाव उसके अंदर है, उस भाव के कारण वह, उसके मुख की जो छाया है वो पुनः पुनः मलिन हो रही है, अत्यधिक पीड़ा उसके मुख पर उभर कर आ रही है। ये यहाँ पर भाव है। दत्त संकेत स्थल था वंजुल गृह, और वहाँ पर जो पुरुष था वह पहुँचा, लेकिन जो युवती थी वह नहीं पहुँच पाई, और उस पुरुष ने जब वहाँ के चिन्हों को लाकर युवती को दिखाया तो उसके मुख की छाया मलिन होने लगी। ये इसका तात्पर्य है, यहाँ इसका अर्थ है। अब देखिए इसके वृत्ति भाग में क्या स्पष्ट करते हैं मम्मट, अत्र वंजुल लता ग्रहे, यहाँ वेतस के लता कुंज में दत्त संकेत देकर न आगता इति, नायिका नहीं आई, इति यह व्यंग्यम व्यंग्यार्थ है। व्यंग्यार्थ क्या है? दत्त संकेत स्थल पर नायिका का न पहुँच पाना, यह व्यंग्यार्थ है। गुणीभूतम, यह गौण है। क्यों गौण है? तद अपेक्षया, क्योंकि इस व्यंग्यार्थ की अपेक्षा वाच्यस्यैव चमत्कारित्वात्, जो वाच्यार्थ है वही अधिक चमत्कारकारी होने के कारण,
व्यंग्यम, यह व्यंग्यार्थ कि दत्त संकेत स्थल पर नायिका नहीं आई, यह व्यंग्यार्थ गुणीभूतम गौण हो गया है। तद अपेक्षया, उसकी अपेक्षा, वाच्यस्यैव, जो वाच्यार्थ है उसी के अधिक चमत्कारकारी होने के कारण, अर्थात जो कहा गया कि नायिका के मुख की छाया अत्यधिक मलिन हो रही है, यह जो वाच्यार्थ है, यह वाच्यार्थ ही वस्तुतः अधिक चमत्कारकारी है। उसके अनुभवों का वहाँ पर प्रकट हो जाना, उसके मन की पीड़ा का उसके मुख पर आ जाना, बार बार उसके मुख की छाया का मलिन हो जाना या पुनः पुनः देखते हुए अत्यधिक मलिन मुख वाली हो जाना, यह जो वाच्यार्थ है वस्तुतः वाच्यार्थ ही अधिक चमत्कारकारी है। वह बात तो भूल जाती है कि वह दत्त संकेत स्थल था और वहाँ पर नायिका नहीं पहुँच पाई। तो जो व्यंग्यार्थ है वस्तुतः वह गौण हो जाता है और जो वाच्यार्थ है वह अपेक्षाकृत अतिशयित हो जाता है, अधिक सहृदय आह्लादक हो जाता है। इतना यदि इसे पढ़कर जो इसका वाच्यार्थ है, केवल उस वाच्यार्थ के ग्रहण मात्र से ही रस की अनुभूति होने लगती है, आनंद की अनुभूति होने लगती है, सहृदय को आह्लादकता अनुभव होने लगती है। उसके व्यंग्यार्थ तक तो उसे जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। यदि वह विचार करता है तो फिर वह उस व्यंग्यार्थ तक पहुंचता है कि अच्छा, यहाँ पर व्यंग्यार्थ था दत्त संकेत स्थल पर नायिका का न पहुंचना। तो वस्तुतः उससे पहले ही रस की अनुभूति हो गई या उस वाच्यार्थ से ही वह आनंदित हो गया, तो व्यंग्यार्थ तक पहुंचने की उसे आवश्यकता ही नहीं पड़ी। इसका तात्पर्य हुआ कि वाच्यार्थ अधिक चमत्कारकारी है और जो व्यंग्यार्थ है वह गौण हो गया है। जब ऐसी अवस्था होती है तो वहाँ पर वाच्यार्थ के व्यंग्यार्थ की अपेक्षा अतिशयित होने के कारण गुणीभूत व्यंग्य काव्य होता है। अब ये भी कहा जा सकता है कि जब वस्तुतः रस की अनुभूति हो ही गई तो फिर वह उत्तम काव्य होना चाहिए। उसके लिए फिर गुणीभूत व्यंग्य काव्य या मध्यम काव्य परिभाषा का क्यों प्रयोग किया गया? वस्तुतः यह जो नामकरण है यह ध्वनि के आधार पर किया गया है। उत्तम काव्य की भी परिभाषा आपने पढ़ी, इदम उत्तमम अतिशयिनी वाच्याद व्यंग्ये, वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ के अतिशयित होने पर ध्वनि काव्य होता है। अर्थात रस की अनुभूति एक विषय है, लेकिन यहाँ जो काव्य भेदों का वर्गीकरण है वह वस्तुतः ध्वनि के आधार पर किया गया है। जब वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ अतिशयित होगा तो ध्वनि काव्य होगा, और जब वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ गुणीभूत होगा तो गुणीभूत व्यंग्य काव्य होगा, अर्थात मध्यम काव्य होगा। तो रस की अनुभूति भले ही हो जाए, किंतु उस रस की अनुभूति का जो मूल है वह व्यंग्यार्थ और वाच्यार्थ, उसके आधार पर गुणीभूत व्यंग्य काव्य अथवा ध्वनि काव्य का निर्णय किया गया है। वहाँ जहाँ पर व्यंग्यार्थ प्रधान हो जाता है, वाच्यार्थ गौण हो जाता है, वहाँ उत्तम काव्य होता है, ध्वनि काव्य होता है। और जहाँ कहीं भी वाच्यार्थ अपेक्षाकृत अतिशयित होता है, अधिक चमत्कारकारी होता है, और व्यंग्यार्थ जो होता है वह गौण हो जाता है, तो वहाँ पर गुणीभूत व्यंग्य काव्य होता है। तो यह उदाहरण दिया आचार्य मम्मट ने किसका? गुणीभूत व्यंग्य काव्य का। अब ये भी बता दें आपको कि यही उदाहरण काव्यालंकार ग्रंथ में आचार्य रुद्रट ने दिया है, और किस प्रसंग में दिया है? वहाँ उन्होंने इसे भावालंकार के रूप में उदाहरित किया है। उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर जो अतिशयोक्ति अलंकार है वह ध्वनित होता है। ध्वनित होता है मतलब वह व्यंग्य का विषय है। अतिशयोक्ति अलंकार, क्यों अतिशयोक्ति अलंकार ध्वनि का विषय है? वहाँ कहा उन्होंने कि वेतसलता मंजरी को हाथ में लेकर आए हुए तरुण को पुनः पुनः चंचल नेत्रों से देखती हुई तरुण की मुख कांति मलिन हो रही है, और यह जो मुख मालिन्य है यह कार्य कारण भाव के पौर्वापर्य के विपरीत होने से अतिशयोक्ति अलंकार यहाँ ध्वनित होता है। और साथ ही उन्होंने कहा यहाँ विप्रलंभाभास है, नायिका के मुख का मलिन हो जाना वियोग का आभास देता है। तो यहाँ विप्रलंभाभास है, मुख मालिन्य रूप विप्रलंभाभास है।
तो यह प्रधान हो गया, यह तो महत्वपूर्ण है, यहाँ रस की अनुभूति हो रही है। और ये भी आपको बता दें, रस के साथ ही रसाभास, भावाभास आदि का वर्णन किया जाता है, वे सब रस के साथ ही वर्णित होते हैं, अर्थात उतने ही आह्लादक भी होते हैं। तो विप्रलंभाभास भी रस जितना महत्वपूर्ण हो गया। लेकिन इसी का जो विश्लेषण करते हुए टीकाकारों ने अपना मंतव्य अभिव्यक्त किया कि वस्तुतः यहाँ जो विप्रलंभाभास है, नायिका के मुख की छाया का मालिन्य, वह मुख मालिन्य रूप वाच्यार्थ ही विप्रलंभाभास का पोषक है। जो व्यंग्यार्थ है वह विप्रलंभाभास का पोषक नहीं है। तात्पर्य समझिए इस बात का कि विप्रलंभाभास यदि व्यंग्य होता, यदि ध्वनि का विषय बनता, तो वह विप्रलंभाभास होता, तो वह ध्वनि काव्य का अंग बनता। लेकिन यहाँ पर विप्रलंभाभास का पोषक वाच्यार्थ है, वाच्यार्थ से ही विप्रलंभाभास की अनुभूति हो रही है, इसलिए वाच्यार्थ ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और जहाँ कहीं भी वाच्यार्थ महत्वपूर्ण होकर व्यंग्यार्थ गौण हो गया है, तो वहाँ मध्यम काव्य होता है, गुणीभूत व्यंग्य काव्य होता है। तो आज हमने ये पढ़ा काव्य के भेदों में मध्यम काव्य अथवा गुणीभूत व्यंग्य काव्य भेद, जिसमें परिभाषा और उदाहरण ये दोनों ही आपको याद करने हैं। और इनको समझने के लिए जो पूर्ववर्ती परिभाषा है, लक्षण है, वो भी आपकी स्मृति में रहना चाहिए। तो आपको तभी समझ में आएगा, उनको समझना और फिर उनको स्मरण करना। फिर भी यदि किसी विषय को समझने में आपको कोई कठिनाई होती है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उस कमेंट करते हुए उसको पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप उस प्रश्न को डाल सकते हैं, और मैं प्रयास करूंगी आपके जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करने का। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।